हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एससी वर्मा सीरीज़ में अब सेकंड चैप्टर के हम अनसॉल्व क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन सारे के सारे एवरेज कैटेगरी के हैं, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी हैं। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आपके जो है टफ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल 110 विद एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, वेक्टर ए जो है ये हम वेक्टर ए मान लेते हैं, ये एंगल 20 डिग्री बना रहा है और एंगल बी जो है मतलब कि जो बी वेक्टर है वो कहीं यहाँ पे 120 डिग्री का टोटल एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो इस तरीके से हम बना लेते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी डॉटेड जो हमने लगाई है ये वाई एक्सिस है। क्लियर? इतना हमने मान लिया। अच्छा, ए और बी के बीच में कितना बचता है? एंगल बिटवीन ए एंड बी इज़ 120 माइनस, अब ये 110 है, सॉरी 110 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मतलब ए और बी के बीच का जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री। इतना हमारे पास आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर्स आर 3 मीटर एंड 4 मीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब ए जो है वो 3 मीटर है, बी जो है वो 4 मीटर का है। ये हमारे पास उसने मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। फाइंड द रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट ए और बी के कहीं बीच में आएगा और जो एंगल छोटा होता है उसके साथ आप लोग अल्फ़ा मानते हैं। रिजल्टेंट का एंगल मान लिया, ये tan अल्फ़ा मान लिया हमने, जो हमें निकालना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। थीटा क्या है? ए और बीच के बीच का एंगल जो कि 90 डिग्री है। अब कोस 90 आपके पास क्या होता है? 0 होता है। कोस 0 1, कोस 90 0। तो ये वाली टर्म ख़त्म। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब a और b का फॉर्म वैल्यू रखो। अब एक है 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर। अब 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर आपके पास अंदर आ जाएगा, ये अंडर रूट 25, इट विल बी 5। तो रिजल्टेंट आपके पास 5 आ गया। अब अगर उसने एंगल पूछा होता, अगर एंगल नहीं पूछा, अगर एंगल पूछा होता तो आप सीधा निकालते tan अल्फ़ा। उसका फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फ़ा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो इसको अगर आप यूज़ करें तो आप किस तरीके से निकालेंगे कि b साइन थीटा क्या है? 4 साइन 90 अपॉन 3 प्लस 4 कोस 90। ठीक है, और जब आप इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास ये तकरीबन आएगा 4/3। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3 और यू कैन से अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, दैट इज इक्वल टू 53 डिग्री। ये आपको जो है एंगल्स के जो जैसे लॉग टेबल होता है ऐसे हम एंगल देख सकते हैं। तो मैंने पहले से वैल्यू देखी हुई है तो मैं इसको लिख रहा हूँ। देन क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इट्स इजी वन। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। लेट ए एंड बी द टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 ईच। ए और बी दोनों के दोनों का जो है 10 यूनिट दिया हुआ है। 10 मीटर 10 सेंटीमीटर कुछ नहीं, 10 यूनिट। इफ़ दे आर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फिर वही बोल दिया उसने कि एक है 30 डिग्री पे, एक है 60 डिग्री पे, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस से है। ठीक है जी। तो मान लेते हैं कि ये ए है और इसका भी 10 है, ये बी है, इसका भी मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है। दोनों के बीच का एंगल कितना रह गया जी? 30। 60 माइनस 30 इक्वल्स टू 30। अगेन फाइंड द रिजल्टेंट। फिर से उसने रिजल्टेंट पूछा है तो सेम वैसे ही करेंगे हम। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ 30 डिग्री आएगा यहाँ पे अंडर रूट। ये क्या आएगा आपका? रिजल्टेंट, जो कि कहीं यहाँ पे बीच में होगा। ठीक है, तो आप एंगल किसी के भी साथ बना सकते हैं क्योंकि दोनों ही एंगल ए बराबर हैं। तो हमने बीच में अल्फ़ा मान लिया। तो ये आ गया आपके पास 10 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 10 स्क्वेयर, क्योंकि ए और बी दोनों 10 10 कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है? इट्स रूट 3/2। ठीक है, तो आप जब इसे सारे के सारे को सोल्व करते हैं तो आंसर आपके पास 19.3 ही आएगा। क्लियर? उसके बाद फिर से अगर आपने एंगल निकालना है तो एंगल फिर से आप कैसे निकालेंगे? टेंजेंट अल्फ़ा से, दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। अभी ये पूछा नहीं इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, आप कर सकते हैं इसको जैसे मर्जी। देन क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऐड वेक्टर ए बी एंड सी ईच हैविंग मैग्नीट्यूड 100 यूनिट
एंड इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस एट 45, 135 एंड 315 रिस्पेक्टिवली। अब ये तीनों एंगल हैं, इन तीनों को मतलब कि तीन हमें दे दिए हैं। तो मैं अगर इसका डायग्राम अगर बनाने की कोशिश करूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक वेक्टर है जो कि 45 डिग्री पे होगा, 45 डिग्री पे होगा, इसको मैं ए मान लेता हूँ। एक होगा जो कि यहाँ कहीं 100 डिग्री पे होगा, ठीक है, इसको मैं बी मान लेता हूँ। और सी जो है कहीं सॉरी, इसने 135 बोला तो 135 भी तकरीबन यही आएगा, 135 90 के बाद ही आएगा, 180 के बीच में आएगा, ऐसे मान लेते हैं। और जो सी है वो 315, यहाँ पे 270 होता है, तो अब यहाँ से यहाँ घुमाओ इसे, ये यहाँ पे तकरीबन सी आएगा, जो कि हम एक एंगल मान लेते हैं 315 डिग्री। क्लियर? तो ये तीन मैंने एंगल माने हैं, एक ये है 45 पे, और एक ये है 315 पे, और एक ये पूरा घूम गया 135 पे और 315 पे। अब ये तीन आपको ए बी सी दे दिए उसने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि ऐड द वेक्टर, तीनों को आपने ऐड करना है। अब तीनों को ऐड कैसे कर सकते हैं? अब देखो, वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग अगर आप इसे ऐड करो तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि इसको और इसको ऐड करो, इसका रिजल्टेंट आए, फिर इसमें आप ऐड कर दो। लेकिन वो भी एंगल इक्वल नहीं है, वो ऐसे होता अगर एक इधर होता, एक इधर होता और एक इधर होता, इन दोनों को ऐड करते हम, ए मान लो ये ए होता है बी, तो इसका जो रिजल्टेंट आता वो यहाँ आ जाता सी, फिर सी को हम डी के साथ ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते अगर डायरेक्शन अपोजिट होती। बट यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा चेंज क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे कि इनके कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ईच वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक बार एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल लो, एक बार निकाल लो वाई एक्सिस के अलोंग। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने करना है। तो आप लोग डायग्राम देखें एक बार, मैं दोबारा बताता हूँ। तो आपको ऐसे बना देते हैं कि एक है हमारे पास 45 ए, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका आ जाएगा ए कोस ऑफ 45। क्लियर? दूसरा है यहाँ पे 135, तो उसका आ जाएगा बी कोस ऑफ 135। ठीक है। अगला है यहाँ पे ये था हमारे पास 315, तो ये आ जाएगा सी कोस ऑफ 315। इस तरीके से आपने करना है। तो ए की वैल्यू 100 है, तो आप इसमें पुट करते चलें, ए 100 कोस 45, कोस 45 आपके पास रहता है 1/√2, तो 100/√2 हो गया। दैन बी फिर से 100, 135 को कैसे हम करेंगे, 90 + 45, तो कोस 90 + 45, 90 + 45 में आपके पास ये बन जाएगा साइन 45, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपके पास रहता है कोस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव, तो ये आपके पास रह जाएगा -1/√2। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। क्लियर? तो आप 1 इसके /√2 माइनस का, फिर आ जाइए 315 की वैल्यू निकालो। 315 आपके पास जो आएगा दैट इज़ 270 + 45। हम 270 + 45 पे फिर से आप यहाँ से करें कोस, तो ये आपके पास आएगा साइन 45। यहाँ पे जो आपके पास कोस जो है ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो +1/√2, तो आपके पास ये 1/√2 आ जाएगा। तो मतलब नेट अगर हम बोले तो एक आ रहा है 100/√2, एक आ रहा है 100/√2 माइनस का, एक आ रहा है 100/√2 प्लस का। दोनों माइनस प्लस वाला अगर एक एक हम कैंसिल करते तो 100/√2 आपका एक्स कंपोनेंट आता है। ठीक है जी। तो एक्स कंपोनेंट आपके पास इस तरीके से ये बनता है। आगे वाई कंपोनेंट निकाल लेते हैं। वाई कंपोनेंट में आपके पास क्या निकालना है, अब अपने साइन थीटा से निकालना है। तो सेम करते हैं कि एक बार साइन 45 आ गया, ठीक है जी, ए साइन 45 आ गया, एक का आ जाएगा जी बी साइन 135, एक का आ जाएगा जी सी साइन 315। वैल्यूज़ पुट करते रहो। ए आपका 100/√2, ठीक है जी। फिर 135 आपका ऐड शुगर 2 कप, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो भी 100/√2 प्लस का ही आएगा, ये आएगा -100/√2। क्लियर? फिर इन्हें आप ऐड करोगे, यू विल बी गेटिंग सेम 100/√2 + 100/√2 - 100/√2, ये कट गया, तो आपके पास आ गया 100/√2। तो आपके पास वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे दोनों ही सेम रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। क्लियर?
आप इसको देखें एक बार। तो हमने क्या किया है, सिंपल हमने कंपोनेंट जो है वो ब्रेक कर दिए हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकालता है, रिजल्टेंट निकलता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy कोस ऑफ थीटा। कोस थीटा क्या है, एक्स और वाई के बीच में 90, तो आप इस चीज़ को तो हटा दो। तो 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है। 100/√2, 100/√2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ऐसे है। √2 भी है ना हमारे पास, 100/√2 100/√2, तो 2 आ गया आपके पास। तो ये आ गया 100 × 100/2 प्लस 100 × 100/2 द अंडर रूट। क्लियर है जी। तो 100 × 100/2, ये 1 + 1, ये भी 2 आ गया आपके पास, द अंडर रूट। तो ये हो गया 1 2 3 4 2/2, 2 के साथ 2 कट गया, अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा, सिर्फ 100 आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आपके पास आ गया वो 100 आ गया। अब अगर आपने यहाँ पे tan अल्फा निकालना है तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस किया, 100/√3 अपॉन 100/√3 करोगे तो यू विल बी गेटिंग 1। मतलब अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, और ये कितने में आ गया आता है 45 डिग्री पे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब कि एक अच्छा क्वेश्चन है जो आपने ध्यान से करना है। देन क्वेश्चन नंबर 4, let a and b are two vectors, find out the magnitude a, b, a plus b और a minus b। मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है कि आपके पास जो कांस्टेंट्स हैं उनका स्क्वायर कर दो। तो 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 ये 25, 5 आ गया। ठीक है जी, a का आ गया। ऐसे ही आप b निकाल लो, b में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर द अंडर रूट, वो भी 5 आ जाएगा। फिर a प्लस b निकालो। अब a प्लस b के लिए आप इसे लिखेंगे 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, दोनों को प्लस करो। 4 + 3 7i कैप, 3 + 4 7j कैप। ये आपके पास आया a प्लस बी। अब इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा कि 49 + 49। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। तो ये आपके पास जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ 7√2। कैसे आएगा, यहाँ से आप कॉमन निकाल के उसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे 49 कॉमन निकाल लिया, 1 + 1 ऐसे रख लिया ये, तो 49 2, ये 49 बाहर, 49 का 7 बाहर, तो 7√2 आपके पास आंसर आता है। तो इसी तरीके से आप a - b भी कर सकते हैं। तो a - b आप कैसे करेंगे 4 - 3 एंड 3 - 4। ठीक है जी, ये आएगा ना i कैप प्लस j कैप। ठीक है, तो आप इसको करेंगे, ये आएगा 1i कैप माइनस 1j कैप। अब इसके आप फिर से रिजल्टेंट निकालो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये 1 + 1, तो √2 आपके पास आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सा था। देन क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से आपने देखना है कि किस तरीके से किया हुआ है। जो हमने अभी भी कंपोनेंट वाला किया था बिल्कुल उसी तरीके से हमने दोबारा करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेफर टू द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड। एक तो हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। बी एक्स हमारे पास एक तो मैग्नीट्यूड पूछा है, और फिर पूछा है इसने एक्स एंड वाई कंपोनेंट। मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब वही पहले एक बार एक्स निकाल लो कंपोनेंट, फिर वाई निकाल लो, दोनों का रिजल्ट निकालोगे तो मैग्नीट्यूड, मतलब पहले ये निकलेगा फिर ये निकलेगा। उसके बाद सॉरी, द एंगल विद एक्स एक्सिस ऑफ द रिजल्टेंट ओ ए ओ बी, इनका जो रिजल्टेंट आएगा ओ ए बी सी और डी, मतलब जो इसका ये रिजल्टेंट आएगा मैग्नीट्यूड वाला लास्ट वाला, उसका एंगल निकालना है जी एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, मतलब वही टेंजेंट अल्फा निकालना, कहने का मतलब ये। तो ये जो क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन के उसने 3 पार्ट वैसे ही बना दिए, है वही सारा का सारा। तो अब डायग्राम देखो एक बार। अगर आप डायग्राम देखते हो तो ए के साथ क्या एंगल है 30 डिग्री, बी के साथ सॉरी सी के साथ क्या एंगल है, अब इधर देखिए, तो ये सी के साथ आपके पास एंगल आएगा 120 डिग्री। अच्छा, ई के साथ एंगल क्या है, दैट इज़ 90, इधर रह गया तो ये आ गया 270। एक्चुअली हमें क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ है। ठीक है, मतलब चाहे आपको ऐसे दिया है, ये एंगल दिया तो ये नहीं मानना आपने, पॉजिटिव ये है। अगर आप देखो तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुँच गया, आप तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपने सबके एंगल देख लिए एक बार में।
ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि देखो ओ से ए अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूं तो आएगा ए cos ऑफ 30 या फिर ये बोलो 2 cos ऑफ 30। क्लियर है। तो ये आंसर आएगा आपके पास √3/2। 2 के साथ 2 कट गया तो ये आ गया √3। ठीक है। तो ये आपका ओ ए का आ गया। फिर आप निकालिए जी बी सी निकालिए। अब बी सी के लिए 1 मतलब ये मान लेता हूँ मैं बी सी का 1.5 cos ऑफ 120। ठीक है जी। अब cos ऑफ 120 और 1.5 तो आप इसको 1.5 cos ऑफ 120 cos 90 + 30 cos 90 + 30 इज इक्वल टू sin 30। अब 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos चला गया, वहाँ नेगेटिव होता है तो -1.5 sin 30 इज इक्वल टू 1/2। इसको काटा है इसके साथ -0.75। ये आ गया। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास डी ई के लिए निकालेंगे। तो डी ई के लिए हमारे पास आने वाला है 1 × cos ऑफ 270। अब cos 270 या फिर cos 90 या cos 270 आपके पास आंसर क्या होता है 0। तो ये आ जाएगा 0। तो x कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गए हैं वो देखिए। अब x कंपोनेंट हमारे पास एक आ गया √3, एक आ गया -0.75, एक आ गया 0। इन सबको करेंगे हम सोल्व तो ये आएगा 0.98 मीटर। ऐसे ही आप y कंपोनेंट निकालो। सारे के सारे साइन के कंपोनेंट निकालने हैं तो साइन के कंपोनेंट आप कैसे निकालोगे 2 sin 30 + 1.5 sin 120 + 1 × sin 270। जब आप इसे सॉल्व करोगे इट विल बी राउंड अबाउट 1.3 मीटर। क्लियर। तो आगे क्या है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट निकालने के लिए आप x² + y² + 2xy cos ऑफ 90 यूज़ करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास 0.98 आई है। फिर y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू 1.3 आई है। इसका स्क्वायर करके आप सोल्व कर लेना इसे। जब आप सोल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 1.6 मीटर। अब ये तो रिजल्टेंट आ गया। x और y की वैल्यूज़ निकाल ली। अब वो पूछ रहा है टेंजेंट अल्फ़ा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस के कंपोनेंट। अब y एक्सिस में क्या था 1.3, x एक्सिस में क्या था 0.98, इट विल बी 1.32। और आप ये बोला कि अल्फ़ा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1.32। तो इस तरीके से ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन हुए हैं। क्लियर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। तो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ S.C. वर्मा चैप्टर 2 अनसोल्व्ड एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 6, 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली। एक ए वेक्टर मान लेता है उसका 3 यूनिट मैग्नीट्यूड है और एक बी वेक्टर मान लेते हैं जिसका जो है 4 यूनिट मैग्नीट्यूड है। तो दो हमें दे दिए हैं। व्हाट शुड बी द एंगल, थीटा पूछ रहा है वो, बिटवीन दैम दोनों के बीच का। मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये थीटा है, ये 3 मान लिया जो ए है और ये बी है जो मान लिया वो 4। इसके बीच का थीटा बताओ कितना होगा इफ़ द रिजल्टेंट इज़ 1 यूनिट 5 यूनिट एंड 7 यूनिट। तो एक मैं आपको करके दिखाता हूँ, बाकी दोनों आप खुद कर लेंगे। तो रिजल्टेंट मतलब कैसे निकलेगा देखो आप, a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। अगर 1 के इक्वल करना है तो इधर लेके चले जाता है 1 का स्क्वायर वो 1। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 × 3 × 4 cos ऑफ थीटा। तो ये आपके पास आ गया 9 + 16 + 4 2 8 8 3 24 24 cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप ये और सारा का सारा जो है आप सोल्व करो। तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, इसको एक तरफ ले जाओ दूसरे को एक तरफ ले जाओ। तो आपके पास जो आपके पास रहेगा दैट वुड बी ये 25 उधर जाके -24 इज इक्वल्स टू 24 cos ऑफ थीटा। 24 के साथ 24 कट गया। cos थीटा इज इक्वल्स टू -1, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1। अब -1 कहाँ आता है 180 डिग्री पे आता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, a spy report about a suspected car reads as follow, the car moved 2 kilometer toward east। अब अगर आप देखें तो NEWS न्यूज़ जेड बनाना होता है तो उसे याद हो जाता है, तो NEWS। तो अब देखो वो क्या कह रहा है, द कार मूव 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट, मतलब यहाँ पे गया जी 2 किलोमीटर, ठीक है ईस्ट।
मेड अ परपेंडिकुलर लेफ्ट टर्न, उसका लेफ्ट जो आएगा वो यहाँ आएगा, एंड रन 500 मीटर मतलब 0.5 किलोमीटर, ठीक है जी, किलोमीटर में ही रख रहा हूँ। एंड मेड अ परपेंडिकुलर राइट टर्न, अब राइट टर्न लिया उसने, ठीक, 4 किलोमीटर, एंड देन स्टॉप्ड। डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक की, अगर मैं इसको बोलता हूँ, इसको मैं ई पॉइंट मान लेता हूँ, ओ ई ए बी, तो मतलब ओ बी पूछ रहा है वो बेसिकली, ठीक है। तो ओ बी निकालने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हैं, अब आप जिस मर्जी तरीके से आप इसे अपने अकॉर्डिंग करें, पाइथागोरस लगाएं, सारा का सारा सोल्व करें, तो जिस मर्जी तरीके से आप लोग इसे कर सकते हैं। तो इसने वैसे हम कैसे कर सकते हैं इसे, वो करते हैं कि हम पाइथागोरस लगा देते हैं बेसिकली। अब पाइथागोरस लगाने के लिए हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, इसको आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक नीचे, तो ये 2 and 4 किलोमीटर, तो टोटल आपके पास, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ओ सी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, ठीक है जी। अच्छा, ये हाइट जो दे रखी है दैट इज़ 0.5 किलोमीटर पहले दे रखी है, तो बी सी इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर। अब पाइथागोरस लगाओ सिंपल, तो आपके पास आ जाएगा कि ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, और ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ सी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। और जब आप इसे सोल्व करोगे तो यू विल बी गेटिंग योर आंसर, कुछ भी हो। अगर मैं आपको रफली बताऊं तो दैट इज़ 6.02 किलोमीटर, तो ये आपके पास आ रहा है 6.02 किलोमीटर। तो ये आपके पास जो है, हमने इसने डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, तो हमने डिस्प्लेसमेंट आपको इस तरीके से निकाल दी। अब अगर वो एंगल भी पूछता है, तो एंगल अगर मान लो एंगल पूछता है tan थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो आप सिंपल। अब परपेंडिकुलर कितना है इसमें 0.5, बेस कितना है 6, तो आप 0.5 अपॉन 6 करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ कैरम बोर्ड 4 into 4 फीट स्क्वायर, मतलब एक ऐसे मान लेते हैं 4x4 का है हमारे पास, 4x4 का फीट में दिया हुआ, तो फीट में ही हम लोग रखेंगे। हैज़ अ क्वीन एट द सेंटर, अब यहाँ पे मैं इसको क्वीन मान लेता हूँ, ठीक है जी, क्वीन यहाँ पे सेंटर पे रखी हुई है। द क्वीन हिट्स द स्ट्राइकर, मूव्स टू द फ्रंट एज, रीबाउंड्स एंड गोज टू द होल बाय स्ट्राइकिंग द लाइन। ये गई जी आगे फ्रंट एज पे टकराई, टकराने के बाद ये पीछे किसी होल में जाके गिर जाती है। तो ये चाहे लेफ्ट साइड में बना दो, चाहे आप राइट साइड में बना दो, कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ये जो है ओ क्यू है, ये तो 2 फीट है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ओके, अभी बाकी हमें कुछ नहीं पता, अभी इसी में देखते हैं। क्वीन आपने रखी हुई थी, क्वीन स्ट्राइकर से हिट करी तो वो आगे गई, रिबाउंड हुई और टकरा के वो, ठीक है, स्ट्राइकिंग से टकरा के होल में पीछे की तरफ गिर गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्वीन कहाँ से कहाँ तक पूछ रहा है, फ्रॉम सेंटर टू द फ्रंट एज, मतलब ओ क्यू, इसको पी मान लेते हैं, इसको एस मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं। तो एक तो वो पूछ रहा है हमसे कि क्यू पी निकालो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज। सेकेंड, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल, मतलब पी आर पूछ रहा है। नेक्स्ट, फ्रॉम द सेंटर टू द होल, मतलब अगर मैं ये पॉइंट लगाऊं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना, तो वो क्यू आर पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें उसने पूछी हैं, तो इसको सोल्व कैसे किया जाए वो बड़े ध्यान से समझना है। अब देखिए, अगर ये x है तो हम इसको भी x मान सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ये x है तो ये जो बचेगा दैट विल बी 2 - x, क्लियर, क्योंकि ये जो है 4 फीट का पूरा है, तो यहाँ पे 2 का रहेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक लगेगी, नहीं तो उसके बिना आप काफ़ी टाइम लगा देंगे इसमें, लेकिन वो बार बार जब आप कंटिन्यूसली सोल्व करेंगे तभी वो आपको ये याद होगा। तो मान लीजिए ये थीटा है, तो आप टेंजेंट थीटा निकाल लीजिए। तो आपका ये थीटा है, ये एस मान लिया, आर मान लिया, ये मैं टी मान लेता हूँ यहाँ पे। तो एक ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल है जो हमारे पास पी टी एस, ये ट्राइंगल देखो एक तो ऊपर वाली, और एक ट्राइंगल है, आप देखें यहाँ पे मैं एल मान लेता हूँ, एल पी आर, ये ट्राइंगल। तो आप ये 2 ट्राइंगल देखें, एक तो ये वाली है
और एक ये वाली। अब दोनों केसेस में आप टेंजेंट थीटा निकालो। तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो x अपॉन में, अब अगर आप देखो तो x अपॉन में ये परपेंडिकुलर आपने मान लिया, परपेंडिकुलर बेस क्या है आपके पास, बेस आपने मान लिया 2, ठीक है जी, क्योंकि वो सेंटर से है ना, तो सेंटर से जो ऊपर है वो 2 फीट है, ठीक है, तो वो 2 फीट आ गया। चलो अगले के लिए आओ, tan थीटा इज इक्वल टू, उसका बेस देखो 2 माइनस एक्स, और ये पूरा क्या है अपॉन 4 है, क्लियर। तो x बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 4, ये इसके साथ काटो 2, ये ऊपर गया, तो 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स उधर लगा, 3x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 बाई 3, ये आपके पास आ गया फीट में। अब इतना हम अगर कर लेंगे, बाकी तो इजी है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की, कि किस तरीके से, ट्रिक भी क्या है, बस आपने टेंजेंट थीटा 2 एंगल से निकालना है। अगर आपने निकाल लिया तो आपका ये क्वेश्चन अब कुछ भी नहीं रहता है इस क्वेश्चन में। अब कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, दैट इज़ 2/3 फीट। अब देखो कि जो उसने पूछा था, जो उसने पहले पूछा था वो उस पर आता है। उसने पूछा था QP, तो Q ये है, P ये है, x आपको पता है ये 2 है। आप निकालो जी इसको, किस तरीके से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास √2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस लग जाएगी, तो 2 स्क्वायर प्लस 2/3 द होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो आप जब भी इसे जैसे भी करोगे तो आपके पास ये निकलना चाहिए। आप सोल्व करके देख लो इसे। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + 1/9 ऐसे कर लिया, तो ये आपके पास आ गया है जी 2 बाहर, तो 9 + 10/9 द अंडर रूट, तो ये आ जाएगा जी 2/3 √10 फीट, ठीक है जी। ये इस तरीके से आपके पास आया। इसी तरीके से आप दूसरा जो है आप जो अब हमारे पास सेकंड वन क्या है, हमने निकालना है PR। तो PR के लिए आप ट्रायंगल उठा लो ये, तो PLR 4 यहाँ पे है, 2 माइनस एक्स आप निकाल लो, फिर से पाइथागोरस लगा लो। जब आप QR के लिए आओगे, QR के लिए ये ट्रायंगल निकाल लो आप, QOR, ये वाली QOR, तो इसमें एक ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया, आप इसके पाइथागोरस लगा के आंसर निकालो। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक इसमें टेंजेंट वाला जो एक छोटा सा ट्रिक था वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, अ मॉस्किटो नेट ओवर a 7 feet into 4 feet बेड और इंटू 3 feet हाइट, मैं पूरे लिख दिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है जी। द नेट हैज़ अ होल at one corner of the bed through which the mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite corner of the net. तो जी हम अगर ऐसे नेट बनाएं तो वो यहाँ से उड़ा है और इधर बैठ गया, ठीक है जी। मॉस्किटो ये पोजीशन, ये फाइनल, ये इनिशियल। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एक तो डिस्प्लेसमेंट बताओ कि कितनी हुई, और हुई तो उसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको ओरिजिन पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या बोलता है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, ओके, बी टेकिंग द होल एज अ ओरिजिन, द लेंथ ऑफ द बेड एट एक्स एक्सिस, width y axis, vertically और z axis, write the component of the displacement vector। मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो पूछ रहा है ना, वो ओरिजिन से पूछ रहा है, और ओरिजिन क्या है, वो 0 0 0 है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक तो वो उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, और फिर एक उसका पूछ रहा है कि उसके कंपोनेंट क्या है। तो अगर कंपोनेंट देखें तो 7i कैप, 4j कैप, 3k कैप, ये तो उसके कंपोनेंट है। मैग्नीट्यूड अगर आप पूछते हो तो दैट इज इक्वल टू √7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो जब आप इसे सोल्व करोगे √74 आपके पास आंसर आएगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। सपोज ए वेक्टर ए हैज़ अ मैग्नीट्यूड 4.5 ड्यू नॉर्थ। चलो एस फिर से वही NEWS। तो एक वेक्टर है ए, उसको नॉर्थ की तरफ 4.5 यूनिट है उसकी, ठीक। तो व्हाट इज़ द वेक्टर 3a बताओ क्या होगा। तो 3a सिंपल 3 × 4.5 होगा।
तो 3 इंटू 4.5 जब आप करोगे तो 4 3 जा 12 और 2 बार अगर आप इसको निकाल दो तो आपके पास ये आएगा 13.5। तो 13.5 टुवर्ड नॉर्थ ही रहेगा ये, क्योंकि एक ही एक्सिस है। अब अगला पूछ लेता है -4 है, तो आएगा जी 4 इंटू 4.5 लेकिन माइनस में, तो नॉर्थ का माइनस क्या रहेगा, साउथ। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास तकरीबन आपके पास जो भी आपके पास रहेगा तो आपने वो निकाल लेना, 4 4 16 और 17 18 समथिंग जो भी रहेगा, ठीक है। तो आपके पास मेरे अकॉर्डिंग आपके पास 16 पॉइंट समथिंग जो भी रहेगा, आप कैलकुलेट कर लेते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। 18 ही आएगा ये, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सिंपल सा था जो आपने करना था। तो ये आपके पास टोटल जो है हमारे पास 10 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू। सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, in this video I will be solving the unsolved exercise question of SC Verma chapter number 2 question number 11 to question number 15. So without wasting time let's start question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास हमें क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 11 कि 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 2 and 3, द एंगल बिटवीन देम इज 60। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये 2 है और ये 3 है और एंगल जो है इनके बीच का 60 है। तो इसको ए मान लेता हूँ मैं वेक्टर, इसको मैं मान लेता हूँ बी। फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो अब अगर मैं ए डॉट बी की बात करूँ तो दैट विल बी ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 60, ठीक है जी। तो cos 60 1/2 होता है, तो आंसर आपके पास ये आ जाएगा 3। तो दोनों मीटर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। देन उसके बाद वो बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो साइन 60 मान लिया आपने, तो 2 इंटू 3 इंटू √3/2। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे 3√3 आपके पास मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो सिंपल सा है ये, ठीक है जी। √3/2, 2 के साथ 2 कट गया तो 3√3 आगे आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा समझने का, इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा क्या बोल रहा हो क्वेश्चन में। A1 से लेके A6 से लेके A1, दोबारा से आप यहाँ से चलते हैं और दोबारा यहीं पहुँचते हैं तो आपके पास एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, 6 साइड्स हैं। राइट द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द 6 साइड टेकन। तो x कंपोनेंट निकालो, ठीक है, x कंपोनेंट निकालना है और यूज़ द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दीज 6 वेक्टर्स इज़ 0। एक तो उसने बोल दिया कि रिजल्टेंट जो आएगा ना वो 0 होना चाहिए, और x कंपोनेंट निकालो और उसके बाद फिर प्रूफ करना है ये कि cos 0 π/3 2π/3 3π/3 4π/3 5π/3 इन सब को cos को अगर मैं ऐड करूं तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आना चाहिए, ठीक है जी। तो x कंपोनेंट निकालता है, तो a1 का x कंपोनेंट तो a1 cos ऑफ 0, a2 का x कंपोनेंट a2 cos ऑफ 60, a3 का a3 cos ऑफ, अब देखो इसमें ना 60 60 का एंगल है सिर्फ 60, अगले में आप देखो 60 60 120, ठीक है, ऐसे चले गए तो cos ऑफ 120। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फिर a4 cos ऑफ 120 + 60 180, फिर a5 180 + 60 240, फिर a6 240 + 60 300, ठीक है जी। तो ये है हमारे पास, तो x कंपोनेंट ये है। अब x कंपोनेंट ये है हमारे पास। अब सबके सबका रेगुलर हेक्सागन है तो सारे के सारे वेक्टर की जो है वैल्यू सेम होगी। तो मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि a1 a2 a3 a4 a5 और a6 सारे के सारे a हैं मान लो, ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट अब उसने बोला कि रिजल्टेंट जो है ना वो 0 है। तो रिजल्टेंट अगर 0 है तो वो x एक्सिस के लिए भी 0 है, वो y एक्सिस के लिए भी 0 है, क्लियर। तो अगर वो 0 है तो हमने ये इसको इक्वल टू 0 रख लिया। इसमें सारे के सारे a को कॉमन निकालो आप, तो a आ जाएगा cos 0 + cos 60 + cos 120 + cos 180 + cos 240 + cos 300 तो इक्वल्स टू 0। तो a को उठा के वहाँ कर दो तो आपके पास आ गया cos 0, cos 60 को हम लिख सकते हैं π/3
प्लस कोस 120 को लिखते हैं कोस 2π/3। ऐसे फिर अगले नेक्स्ट में लिखते हैं कोस 3π/3, फिर लिख सकते हैं कोस 4π/3 एंड फिर लिख सकते हैं कोस 5π/3। तो ये सारा का सारा जीरो आ गया। इसी जगह अगर ये साइन के लिए पूछता तो साइन भी इसी से ऐसे ही प्रूव होता, क्योंकि उसमें आप क्या करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं, तो वहाँ पे आता है साइन 0 प्लस साइन π/3 प्लस साइन 2π/3 प्लस साइन 3π/3 4π/3 5π/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ए एंड बी दिए हैं, उनके बीच का एंगल निकालना है। जब भी आपने एंगल निकालना है तो आपको ये याद रखना है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए बी का जो वेक्टर है उसका जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड आएगा, आपने वो निकालना है। ठीक है, तो आप इसको जो है सोल्व करें तो आपके पास आएगा ये थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर की वैल्यू बोलिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बी वेक्टर की वैल्यू बोलिए 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप अपॉन में इन दोनों का जो है मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और दूसरे का 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने करना है इसे, और जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आई वाला आपके पास रहेगा, जे वाला रहेगा, के वाला रहेगा। तो आपके पास ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 अपॉन में 16 प्लस 9 प्लस 4, तो 16 प्लस 4 29। तो अगला आ जाएगा जी आपके पास 25 प्लस 16 प्लस 9, तो आपके पास 25 प्लस 16 प्लस 9 आप करो तो ये आएगा आपके पास, तो ये आ गया आपके पास 15 है 20 50, तो ये आ गया आपके पास। तो इसको जब आप सोल्व करोगे यू विल बी गेटिंग योर आंसर, दैट इज यू में से कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 38 अपॉन √1450। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आता है। तो इजी सा है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव करो ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अभी थियोरेटिकल ज़्यादा है, न्यूमेरिकल कम है। देखो आप पहले देखो ए क्रॉस बी आपका कहाँ जाएगा, सी पे जाएगा। मतलब ए को आप मान लीजिए एक्स एक्सिस पे है, बी मान लेते हैं आपका वाई एक्सिस पे है, तो जो इनका रिजल्ट है वो जेड एक्सिस पे आएगा। इधर वो आपका पॉजिटिव जेड पे आए या नेगेटिव जेड पे आएगा, वो डिपेंड करता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसी रोटेशन है, लेकिन आएगा जेड पे। तो मतलब आप ये मान लो कि मैं इसे सी मान लेता हूँ, तो ए डॉट सी मान लेता हूँ। तो ए कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, सी कहाँ है, जेड एक्सिस पे। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। जब आप इसे ओपन करोगे ए सी कॉस ऑफ 90 डिग्री, तो cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दो वेक्टर उसने दिए हैं, उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सिंपल सा। तो ए और बी आपको दे दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, आपने निकालना है ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी आप कैसे निकालोगे वो इम्पोर्टेंट। तो अब जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं उस तरीके से निकालेंगे। i j k, ए की वैल्यू रखो 2 3 4, इसकी रखो 4 3 2, फिर i को रखेंगे 3 3 4 2, मतलब i के वाले छोड़ के बाकी दो, फिर माइनस जे में रखेंगे 2 4 4 2, फिर प्लस के में रखेंगे हम 2 4 3 3। अब ये माइनस रखते हैं, कई लोग अंदर रिवर्स करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ना करके पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं, तो एक ही चीज़ है वो। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो आपके पास सिंपल सा इसका जो है आंसर आ जाएगा, वो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। आई आप इसे मल्टीप्लाई करके देखो, 6 माइनस 12 माइनस जे 4 माइनस 16 प्लस के 6 माइनस 12, आप इसे सोल्व करो तो इट वुड बी माइनस 6i कैप प्लस 12j कैप। अब सोल्व कर ही दिया मैंने, माइनस 6k कैप। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारे पास नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक्स अ लॉट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 16 to question number 20 from SC Verma.
अनसॉल्व्ड चैप्टर नंबर 2। तो ये हमारी सीरीज़ चल रही है जो अनसॉल्व्ड की, इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो कहीं पे भी आप ए को मान सकते हैं, तो मैं ए को मान रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, बी को मान रहा हूँ वाई एक्सिस पे, और सी को मान रहा हूँ प्लस जेड एक्सिस पे। ठीक है, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, शो दैट सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज ज़ीरो। ये उसने पूछा है कि सी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट रहे ए क्रॉस बी का तो वो ज़ीरो आता है। अब आप देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो कहाँ जाएगा आपके पास। अगर हम ए क्रॉस बी करें तो वो आएगा आपके पास ए बी साइन ऑफ थीटा, और साइन 90 है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपके पास जाएगा जेड एक्सिस में। ठीक है जी, जेड एक्सिस में। तो जेड एक्सिस में गया मतलब सी के साथ चला गया, कहने का मतलब ये। तो सी क्रॉस सी के साथ शुड बी, अगर आप देखो तो शुड बी 1 इंटू साइन ऑफ ज़ीरो, और साइन ज़ीरो ज़ीरो, तो आंसर इज ज़ीरो। तो ये हमने प्रूफ करना था। देन क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। पार्टिकल्स मूव्स ऑन अ गिवन स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड v। एक पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन पे। एट अ सर्टेन टाइम इट इज़ एट पॉइंट p, कभी भी वो मान लो पॉइंट p पे है ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। O इज़ अ फिक्स पॉइंट, कहीं पे भी मान सकते हो आप O पॉइंट, बस आपने उस लाइन पे नहीं मानना। O इज़ अ फिक्स पॉइंट, शो दैट OP क्रॉस V इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ V। चलो मान लेते हैं कि P से कोई P डैश तक गया होगा, यहाँ तक ऐसे मान लेते हैं, ऐसे कोई गया होगा। ठीक है, तो ये मैं अपने तरीके से वैसे ही बना दिया मैंने, है सिर्फ इतना सा, उसने सिर्फ इतना दिया मेरे को, OP क्रॉस V इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ P, मतलब P के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं जो ये रिजल्ट आता है। अब OP क्रॉस V अगर मैं निकालूँ तो OP V ऑफ साइन थीटा, तो मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ OP साइन थीटा इंटू V। अब अगर मैं यहाँ पे थीटा मानूँ, ठीक है जी, तो OP आपके पास हाइपोटेन्यूज है, तो OP साइन थीटा आपको परपेंडिकुलर दे देगा। ठीक है जी, परपेंडिकुलर, तो मतलब आपके पास ये आ गया, दैट इज इक्वल्स टू OQ इंटू V। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब कि आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है आपके पास OQ इंटू V। अब आप देखो ये OQ इंटू V P के ऊपर कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे आप इसको P डैश पे ले जाओ तब भी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहेगा, चाहे आप इधर ले आओ, ठीक है, P डबल डैश पे ले आओ तब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही रहेगा। ठीक है, तो आपके पास ये इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ P। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू QE प्लस QV क्रॉस P। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड लगते हैं तो आपके पास ये फोर्स बनती है जिसे हम लोरेंज फोर्स बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। सपोज E इज अलोंग एक्स एक्सिस, अब इसने बोला कि E अलोंग एक्स एक्सिस है, B मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस, ये दे दिया, इन व्हाट डायरेक्शन एंड विद मिनिमम वेलोसिटी, तो डायरेक्शन पूछी है और कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी ये पूछी है। स्पीड v, शुड अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बी सेंट, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को कहीं बीच में आपने फेंकना है। ठीक है, कितनी कम वेलोसिटी से फेंके या फिर किस डायरेक्शन पे फेंके कि जो नेट फोर्स, सो दैट द नेट फोर्स ऑन दैट इज ज़ीरो, मतलब जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाए। अब नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो मतलब ज़ीरो इज इक्वल टू QE प्लस QV क्रॉस P। ठीक है, नेट फोर्स मैंने ज़ीरो रख दिया, F की जगह ज़ीरो रख दिया, तो आप रखें यहाँ पे माइनस QE इज इक्वल टू QV क्रॉस P, माइनस के साथ माइनस Q के साथ Q काट दो तो E इज इक्वल टू माइनस V क्रॉस B। तो वो बोल रहा है कि जो V क्रॉस B है ना उसके जो डायरेक्शन आ रही है उससे अपोजिट E की डायरेक्शन है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे अगर ये मान लिया था मैंने x एक्सिस में है, B मैंने माना y एक्सिस में है, तो V क्रॉस B E के अपोजिट है। ठीक है, तो आप कहीं पे V देखिए, V आपका z एक्सिस में मान लेते हैं यहाँ, तो ये V मान लेते हैं, तो V क्रॉस B जो है वो इधर मान लेते हैं हम। ठीक है, तो ये E से अपोजिट आ गया,
क्लियर। तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है तो ये माइनस एक्स एक्सिस में चला गया, इस तरीके से मैंने मान लिया। तो डायरेक्शन तो पता चल गया हमें कि ई के अपोजिट बननी चाहिए, ठीक है। अब हम मिनिमम वेलोसिटी निकालते हैं। मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, अब इसी से निकल जाएगी मिनिमम वेलोसिटी। ई इज इक्वल्स टू माइनस वी क्रॉस बी, तो वेक्टर लगा के चलते हैं। ई इज इक्वल्स टू माइनस वी बी साइन ऑफ थीटा, क्लियर। तो आपने निकालनी है वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल्स टू ई अपॉन बी साइन थीटा इंटू माइनस लगा दो आप, सिंपल, ठीक है जी। तो ये आपके पास, आप माइनस नहीं भी लगाओगे, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा था, तो भी आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब मिनिमम निकालनी है, मिनिमम वेलोसिटी। मिनिमम वेलोसिटी तब होगी जब डिनोमिनेटर जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में अगर मैक्सिमम क्वांटिटी होगी तो ओवरऑल क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी। तो साइन थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो वी मिनिमम कब आएगा आपके पास, जब वो हो जाएगा ई अपॉन बी, क्लियर है। तो ये आपके पास मिनिमम आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। आप इसे पोज करके दोबारा देखें, अगर समझ नहीं आया मैंने सारी चीज़ें उसमें बता दी हैं कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, ए डॉट बी शुड बी सी डॉट बी बट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सी। वो कह रहा है कोई एग्जांपल दो कि ए डॉट बी और सी डॉट बी का ना जो रिजल्ट है वो सेम आए, ठीक है, लेकिन ए और सी इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बी बी तो पहले इक्वल हैं, ठीक है, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप इस किस तरीके से आप करेंगे कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट जो है वो सेम आए। तो इसको जो आप थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ए बी, क्लियर। तो ए बी आपके पास आ गया, और ऐसे ही आप बी और सी निकाल लो, ठीक है। एक आ जाएगा आपके पास बी सी, ठीक है। तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के देखो। तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हो तो आपके पास जो आंसर है ना वो सेम आएगा। तो ए डॉट बी और सी डॉट बी जब आप करोगे तो आपके पास रिज़ल्ट सेम आएगा, बट जो आपका ए और सी जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर आप करना चाहो तो मैं इसको करके दिखाता हूँ पूरा कि ए परपेंडिकुलर टू बी है, ठीक है जी। अच्छा, कहाँ पे जा रहा है वो, वेस्ट की तरफ, ठीक है। बी किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, ठीक। आगे चलो, ए परपेंडिकुलर टू सी है, ठीक है। तो आपके पास सी किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो अगर आप देखो तो ए डॉट बी जो है वो ज़ीरो है, सी डॉट बी है वो भी ज़ीरो है, तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनना है जी। अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं बट स्टिल ए इज़ नॉट इक्वल्स टू सी, तो मतलब इसमें सिंपल सा है कि आप परपेंडिकुलर बनाओ। परपेंडिकुलर बनाओगे कॉस आपका 90 आएगा, आंसर आएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, बट आपके जो वेक्टर ए और सी हैं वो इक्वल नहीं है। देन लास्ट हमारे पास इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 20, ड्रॉ अ ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ड्रॉ टेंजेंट एट एक्स इक्वल्स टू 2, 4, 6 and 8, find the slope of these tangents, verify the curve drawn y is equals to 2x square and the slope of tangent is tan theta dy by dx equals to 4x। अब ये तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा। जब x 1 है तो y 2 है, तो इसको मैं 1 2 यहाँ बना लेता हूँ। जब x 2 है तो y 8 है, 3 4 5 6 7 8 ऐसे बना लेते हैं। तो मैं एक रफली सा बना के चलता हूँ कि ये कुछ ऐसा सा बन जाएगा, ठीक है। तो आप ग्राफ पे करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये कुछ नहीं है इसमें। फिर टेंजेंट बनानी है 2 पे, तो 2 पे टेंजेंट आप बना सकते हैं कि 2 पे आपने ऐसे ऐसे टेंजेंट बना दी, फिर 4 पे आपने ऐसे बना दी, 8 पे आपने ऐसे बना दी, ये टेंजेंट बन जाएगी आपकी। फाइंड द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे करके आपके पास स्लोप निकलेगा। तो आप कोई भी 2 पॉइंट टेंजेंट पे कंसीडर कर लो। जैसे 1 पे आपका जो था y था 2 और 2 पे जो था y था 8, तो मैंने एक ये पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो स्लोप आएगा आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू y2 कितना है 8 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1, तो 6 अपॉन 1, तो 6 का आपके पास स्लोप आएगा। तो इस तरीके से आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। फिर वो कह रहा है कि वेरीफाई करो y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर
वो जो टेंजेंट थीटा है dy बाई डी एक्स वो जो है 4x है। तो कुछ नहीं है, dy बाई डी एक्स अगर आप इसे करते हैं तो y की वैल्यू पुट कर दो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करो ज़रा, ये आगे आ जाएगा 2 इंटू 2x, दैट विल बी इक्वल्स टू 4x। तो सिंपल सा है, ये सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद एच.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 अनसॉल्व्ड। सो किस तरीके से है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में वो बोल रहा है अ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। एक कर्व है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स से हमें रिप्रेजेंट किया है। एक्सेस चेंजिंग फ्रॉम पाई बाई 3 टू पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100, इस तरीके से x चेंज हो गया। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू अप्रोक्सीमेट निकालें। तो y को ऐसे मैं लिख सकता हूँ y प्लस डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल्टा x। इसका मतलब यह है कि जब y डेल्टा y तक चेंज होता है तो x डेल्टा x तक चेंज होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा y हमें निकालना है तो डेल्टा y इज इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहाँ पे रख दिया मैंने साइन एक्स। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो साइन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 100 माइनस साइन पाई बाई 3। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और जो आपके पास लास्टली जो एक आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू 0.0157 डेल्टा वाई आपके पास ये आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 22, द इलेक्ट्रिक करंट इन RC सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू I नॉट e रेज़ टू पावर माइनस t डिवाइडेड बाई RC। इस तरीके से दिया है जिसमें कि R रेजिस्टेंस है, C कैपेसिटर है और जो t है वो टाइम है, टाइम इंटरवल है। तो फाइंड द रेट, रेट मीन्स डिफरेंशिएशन d बाई dt। तो फाइंड द रेट ऑफ करंट एट t इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन पूछी है जब t 0 है, एक कंडीशन पूछी है जब t RC है, तो एक कंडीशन पूछी है जब t 10 RC है। तो तीनों सेम ही हैं, बस एक मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे करना है। तो रेट पूछा है तो d बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन ऑफ I नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन RC, ऐसे कर दिया मैंने। तो जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो I नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन RC की डिफ्रेंशिएशन यही रहेगी और साथ में जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी दैट इज़ 1 अपॉन RC। क्लियर, क्योंकि t जो है वो 1 हो जाएगा। तो मतलब आपके पास जो डिफरेंशिएशन आ रहा है वो आएगा I नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन RC माइनस 1 अपॉन RC और दैट विल बी इक्वल्स टू यू कैन से माइनस I नॉट अपॉन RC ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन RC। अब वो क्या कह रहा है कि इसमें वैल्यूज़ क्या क्या पुट करनी है, एक बार t 0 पुट करना है, एक बार RC, एक बार 10 RC। तो पुट करते चले और आंसर आता जाएगा। t को 0 पुट कर दो आप, ई रेज़ टू पावर माइनस 0 अपॉन RC, ये सारा 0 हो गया, तो ई रेज़ टू पावर 0 1 हो गया, तो ये आ गया दिस 1। क्लियर। तो इसी तरीके से अगर RC पुट करते हैं तो माइनस I, यहाँ पे I नोट है, I नोट RC ई रेज़ टू पावर माइनस t की जगह पे RC अपॉन RC कट जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 1 रह जाएगा, तो माइनस I नोट अपॉन RC इंटू ई। ऐसे आप 10 RC पुट करोगे फिर वहाँ पे सिर्फ 10 रह जाएगा, तो माइनस 10 नीचे 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 23, द इलेक्ट्रिक करंट इन अ डिस्चार्ज RC सर्किट, RC सर्किट में जो करंट है इज गिवन बाय I इज इक्वल्स टू I नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई RC। इलेक्ट्रिक करंट फिर से मतलब क्वेश्चन एक ही जैसा सा दे दिया उसने, बट अब की बार उसने वैल्यूज दे दी हैं सबकी। तो I नॉट इज 2 एम्पेयर, R इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁵ ओम और जो C है कैपेसिटेंस है वो 0.5 माइक्रोफैरड। एम्पेयर भी ऐसा यूनिट है, ओम भी ऐसा यूनिट है, माइक्रोफैरड मतलब फैरड में होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁶ फैरड और यू में राइट इट 5 इंटू 10⁻⁷ फैरड। तो पहले तो ऐसा यूनिट में कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपने करना है तो सबसे पहला काम ये होता है कि आप उसे ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करें। देन क्वेश्चन क्या है कि अब निकालिए फाइंड द करंट, करंट निकालना है जब t क्या है 0.3 सेकेंड है
और फाइंड द रेट ऑफ करंट, मतलब यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा, डी बाई डी टी ऑफ करंट करना पड़ेगा आपको जब टी आपके पास 0.3 है। तीसरा भी है सिंपल, वही करंट ही निकालना है 0.31 पे, तो वो तो सेम ही है। तो पहले दो देख लेते हैं। तो करंट की फिर से वैल्यू देखिए, इसमें क्या थी, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो करंट निकालना है, करंट निकालना, बाकी सारे वैल्यूज़ गिवन है। तो आप इसमें पुट करिए, आई नोट की वैल्यू क्या है 2 एम्पेयर, तो 2 रख दिया। ई रेज़ टू पावर माइनस टी की वैल्यू इसने बोली 0.3 हमने रखनी है। आर दिया है, सी दिया है, तो आर और सी की वैल्यू पुट करिए, आप आंसर सिंपली निकाल सकते हैं। सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर यह तकरीबन आएगा 2/E एम्पेयर्स। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट करें तो डी बाई डी टी ऑफ आई, तो डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये आई नोट बाहर, ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी का ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी, और साथ में इसका भी दोबारा से डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास वही पिछले क्वेश्चन की तरह, आई नोट अपॉन आर सी ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब जो उसने बोला है टी की वैल्यू क्या पुट करनी है, तो टी की वैल्यू 0.3 पुट करो, फिर से आप आंसर इसको सोल्व करके निकाल सकते हैं। तो मैथ्स जो है आपको खुद करेंगे। तो -20/3 एम्पेयर पर सेकंड समथिंग आपके पास आ जाएगा। एम्पेयर पर सेकंड क्यों है, रेट है, रेट क्या है, करंट अपॉन टाइम। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व। कोई कर्व दिया है जिसकी इक्वेशन बनी हुई है y इज इक्वल टू 3x² + 6x + 7, और उस कर्व में, अब कोई भी कर्व मान लेते हैं हम रैंडमली, ये कर्व है, तो x इज इक्वल टू 5 से x इज इक्वल टू 10 तक के बीच में जो इसके नीचे एरिया आता है वो आपने निकालना है। तो आप छोटी छोटी स्टेप्स कंसीडर करें और उसका एक एक करके एरिया को ऐड करें। एक तो ये तरीका होता है जो पहले यूज़ होता था, दूसरा तरीका अब जो यूज़ होता है दैट इज़ इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन करें इसकी और लिमिट लगा दें x इक्वल टू 5 to x इक्वल टू 10। तो y इज इक्वल टू हमारे पास 3x² + 6x + 7 है, तो आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x² + 6x + 7 ये हमारे पास, तो इसको आपने इंटीग्रेट करना है। तो मैं इसको लिख देता हूँ dy/dx ऑफ इंटीग्रेशन, तो x उधर, तो dy की इंटीग्रेशन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 6x + 7 इंटू dx, और x कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल्स टू 5 to x इक्वल्स टू 10 तक। तो आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आप अलग अलग करेंगे, तो 3x² की इंटीग्रेशन dx प्लस 6x dx प्लस 7 dx, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10। एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी आप एस सी वर्मा करें उससे पहले बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर ज़रूर करें, सीधा सीधा आप एस सी वर्मा के क्वेश्चंस के ऊपर मत आएँ। तो इसके ऊपर आ जाएगा ये हमारे पास 3x³ 5 to 10 प्लस 6x² 2 5 to 10 प्लस 7x 5 to 10। ये इंटीग्रेशन का जनरल फार्मूला होता है जिसमें एक पावर बढ़ जाती है और नीचे पावर आती है। तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 7 ही रहने दो, बाकी क्या है 10³ - 5³ प्लस 3 कॉमन, 10² - 5² प्लस 7 बाहर, 10 - 5, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x की जगह पे रखेंगे, और जो आपके पास कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 7 कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर। तो आप सिंपली इसको सोल्व करके आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो वो मैं एक रफली लिख देता हूँ, दैट इज़ 1135 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। क्लियर? क्योंकि उसने कोई भी सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं दिया हुआ, तो स्क्वायर यूनिट बोला है, नहीं तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर बोलते हैं हम लोग। एंड क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड इन अ कर्व। फिर से सेम क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू sin x, x इज इक्वल टू 0 to x इक्वल टू पाई। तो मतलब फिर से इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx वेयर x गोज फ्रॉम 0 to पाई। तो sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x, और ये आएगा आपका 0 to पाई, तो आप माइनस बाहर, तो cos पाई माइनस cos 0 और माइनस cos पाई की वैल्यू बोलिए, cos 180 माइनस cos 0। अब 180 क्या होता है -1, तो -1 और cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आपके पास माइनस इंटू -2 दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो आप इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग SC वर्मा चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर
26 to 29, 30 से लेकर 35 सिग्निफिकेंट फिगर के हैं, इसलिए मैंने उसे अलग ही रखा है। तो 26 to 29 अनसॉल्व्ड। अभी इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? फाइंड द एरिया बाउंडेड इन द कर्व y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस x एंड x एक्सिस एंड द y एक्सिस। अब एक चीज़ देखो, इसमें कोई भी, अब ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड सा है, ये नेक्स्ट 26वां और 27वां दोनों थोड़े से अलग हैं क्वेश्चन। तो अब एरिया निकालना है जिसमें y एक्सिस और x एक्सिस बोला है, लेकिन कोई लिमिट नहीं दी हुई, सिर्फ आपको एक इक्वेशन बना के दी है। तो इस ऐसे के लिए आप क्या करते हो? एक्सट्रीम पोजीशंस लगाते हो। मतलब व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, लेट अस सपोज जब x 0 है तो y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस 0, और मतलब y आएगा आपके पास 1। जब x 0 है तो आपके पास y क्या आ रहा है? y आ रहा है 1। क्लियर? अब आगे क्या पुट करो आप पुट करो x को इन्फिनिटी, एक्सट्रीम पोजीशन लगानी है। x इन्फिनिटी तो y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज 0। मतलब ये है कि जब x 0 है तो y 1 पे है, मैक्सिमम है। तो मतलब अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं तो x 0 है तो y 1 पे है, मैक्सिमम है, और जैसे जैसे x इन्फिनिटी आ रहा है तो y 0 की तरफ जा रहा है, तो x इधर इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, और y जो है वो नीचे की तरफ आता है, 0 की तरफ हो रहा है, ठीक है जी। तो ये कुछ ग्राफ बनता है। तो अब हमने क्या करना है, अब उसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया इन दिस। अब इसके अंदर जो एरिया है वो हमने निकालना है। क्लियर? तो मीन्स फिर से हमें इंटीग्रेशन करनी है, और कहाँ से कहाँ तक करनी है? 0 टू इन्फिनिटी करनी है x के लिए। तो आप अगर लिखें तो y इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस x dx, ये आपको करना है बेसिकली। तो e रेज़ टू पावर माइनस x dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी? अगर आप इसे यूज़ करें तो ये आएगी e रेज़ टू पावर माइनस x की e रेज़ टू पावर माइनस x, और माइनस x की आएगी -1। कहाँ से कहाँ तक? 0 टू इन्फिनिटी। तो ये -1 बाहर, तो e रेज़ टू पावर अपर लिमिट माइनस e रेज़ टू पावर लोअर लिमिट, ये आ गया। तो ये आएगा दिस 1, और e रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 0, और माइनस दिस इज -1 इंटू 1 इज़ 1, तो योर आंसर इज़ 1। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 27 भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ध्यान दें इसे कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। अ रोड ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड अलोंग द x एक्सिस। यहाँ पे ये रोड है, और ये पूरी की पूरी है 0 टू L, मतलब L लेंथ की हमारे पास एक रोड है। x एक्सिस के अलोंग हमने ये x एक्सिस है, इसके अलोंग में मैंने रख दी, ठीक है जी। द लीनियर डेंसिटी रो विच इज इक्वल टू, लिखा हुआ है मास अपॉन लेंथ, दिस इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ। मास पर लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना मास है, फिर अगले सेंटीमीटर में कितना मास है, फिर उससे अगले सेंटीमीटर में कितना मास है, वो हमें दिया हुआ है लीनियर डेंसिटी। तो वो लीनियर डेंसिटी जो वेरी कर रही है वो कर रही है रो इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ऐसे वेरी कर रही है। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर के लिए वो 1 है ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद, तो हो सकता है अगले सेंटीमीटर के लिए वो 3 आ जाए ए बी की वैल्यू पुट करने के बाद। तो मतलब मास वेरी कर रहा है, पूरी रोड में यूनिफॉर्म नहीं है थ्रू आउट। क्लियर? अच्छा, तो अब वो पूछ रहा है कि फर्स्ट इज SI यूनिट निकालिए ए और बी की, और फिर वो पूछ रहा है कि फाइंड द मास, पूरा मास निकालना है इन टर्म ऑफ ए बी एंड एल। जब पूरा मास निकलेगा तो इंटीग्रेशन होगी, ये आपने याद रखना है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 टू L, ये भी आपको याद रखना है। तब पूरी रोड जब आप कंसिडर करोगे तभी आपके पास पूरा मास आने वाला है। तो पहले तो SI यूनिट निकाल लेते हैं ए और बी की। रो की SI यूनिट बोलिए क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब kg मीटर इनवर्स, तो ए की क्या आएगी? वो भी kg मीटर इनवर्स ही आएगी। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी चेयर इज इक्वल टू चेयर प्लस चेयर होता है। मतलब आप सेम चीज़ों को ही ऐड कर सकते हो, अलग चीज़ को आप ऐड कर ही नहीं सकते। तो मतलब अगर आप यहाँ पे आपके पास डेंसिटी आ रहा है तो ये भी डेंसिटी है, ये BX भी मिला के पूरा डेंसिटी ही होना चाहिए, ठीक है जी। तो ए का तो सिंपल ये निकल जाएगा जो डेंसिटी वाला है। BX का देखते हैं। अब BX का जो है वो डेंसिटी वाला आना चाहिए, kg पर मीटर इनवर्स। तो ये, लेकिन B के साथ x जो है वो लेंथ है, तो ये मीटर है, इज इक्वल टू kg मीटर इनवर्स। तो आप यहाँ पे b को ऐसे ही रखें एज इट इज़, तो kg मीटर इनवर्स अपॉन में 1 मीटर और आ गया, ये ऊपर चला गया, तो इसकी ऐसे यूनिट आ गई kg मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये तो हमारे पास सोल्व हुआ है इसकी SI यूनिट का कंसेप्ट। अब हमें क्या चाहिए है
अब हमें चाहिए है कि टोटल मास निकालना है। अब टोटल मास कभी भी निकालना है तो उसके लिए हम मान लेंगे कि ये 0 to L जो है लेंथ है, इसके बीच में कोई एरिया है या लेंथ मान ली dx और उसका मास जो है वो dm है। ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना है, फिर उस एलिमेंट को आपने इंटीग्रेट करना है 0 to L। तो dx का आप ये मान के चलो, देखो dx लेंथ का मास जो है वो dm है, तो यूनिट लेंथ का मास क्या आएगा, वो आएगा dm/dx। तो पूरी लेंथ का कितना आएगा, तो इंटू एल। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये है, एक तरीका हमारे पास सिंपल ये है कि आप इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन करने के लिए कैसे करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm/dx। अब आप देखो मास पर यूनिट लेंथ आपके पास क्या है, रो, m/x रो है, तो इसकी वैल्यू पुट करो। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ a + bx पूछा है आपसे, तो ये dx उधर ले जाओ, तो इंटीग्रेशन ऑफ dm इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a + bx इंटू dx। दिस वी हैव टू फाइंड आउट, और लिमिट 0 to L टोटल लेंथ हमने लगानी है। तो इंटीग्रेशन a की क्या आ जाएगी, a की आएगी ax और bx की क्या आएगी bx²/2, क्योंकि इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पावर एक ऐड हो जाती है और अपॉन में पावर आती है। ये आ गया, और लिमिट 0 to t, यहाँ पे भी 0 to t, यहाँ पे भी। क्लियर, तो आप पुट करो a कांस्टेंट L-0, ठीक है, सॉरी 0 to L पूरी लेंथ करनी है, तो प्लस b/2 बाहर L² - 0², तो ये आ जाएगा AL + b/2 इंटू L²। तो दिस विल बी योर आंसर। क्लियर, देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है वो देखते हैं। The momentum p of the particle changes with the time t according to the relation dp/dt। मोमेंटम होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। तो देखो ये 10 न्यूटन, ये भी फोर्स बना रहा है, प्लस 2 N/s इंटू टाइम, मतलब ये भी फोर्स बन रहा है क्योंकि नीचे सेकेंड है ऊपर टाइम है, तो मतलब dp/dt क्या है, फोर्स है बेसिकली। तो द मोमेंटम p ऑफ द पार्टिकल जो है इस तरीके से चेंज हो रहा है। इफ द मोमेंटम एट t इज इक्वल टू 0 इज 0, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 10 के लिए निकालो। अब आप देखो साफ साफ सा पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन बोल रहा है t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 10 तक, ठीक है जी। तो आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, dp इज इक्वल टू 10 + 2t dt और इंटीग्रेशन आपकी 0 to 10, इस तरीके से आप इसे करेंगे। तो आगे आप क्या है, देखो 10 के साथ कुछ नहीं है तो वहाँ t आ जाएगा, प्लस 2 t के साथ t²/2 आ गया, और लिमिट यहाँ 0 to 10, यहाँ पे भी 0 to 10। इस 2 के साथ ये 2 मैं हटा रहा हूँ, तो आ जाएगा 10 - 0 प्लस 2 100 - 0², तो 2 कट गया था तो ये रह गया आपके, तो 100 + 100 दैट विल बी 200, तो 200 kg/s, ठीक है जी। मोमेंटम है तो मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, तो मास इंटू वेलोसिटी, तो kg/s। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 28 होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। द चेंजेस इन द फंक्शन ऑफ y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x आर रिलेटेड। अभी उसे वेरिएबल जो है डिपेंडेंट नहीं बताया, उसने बोला कि ऐसे रिलेट है। फाइंड द फंक्शन y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो वो बोल रहा है कि y के टर्म में इक्वेशन को निकालो। तो फिर से अगर मेरे को y के टर्म में निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फिर से इंटीग्रेशन करूँगा, तो dy इज इक्वल टू x² इंटू dx। सिंपल इंटीग्रेशन, कोई लिमिट नहीं है, तो ये आ जाएगा y, ये आ जाएगा x³ प्लस सम कांस्टेंट, तो दिस विल बी द रिलेशन। क्लियर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन नंबर 31। A meter scale is graduated at every millimeter. How many significant digits will be there in a length measured with this scale? ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। वो कह रहा है कि एक मीटर स्केल है, 1 मान लो 0 1 2 ऐसे करके एक मीटर स्केल है। उसके बीच में ना, मतलब मीटर में डेसीमीटर भी होते हैं, मीटर में सेंटीमीटर भी होता है, मीटर में मिलीमीटर तक उसने वो ग्रेजुएट किया हुआ है, मतलब मिलीमीटर तक उसमें लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है जी। तो मतलब अगर मैं बोलूँ तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो आप एक एक मिलीमीटर भी मेज़र कर सकते हो इसमें। तो अगर आप एक एक मिलीमीटर भी मेज़र कर सकते हो तो अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट रूल
जो चीज़ आप मेज़र कर सकते हो वो जो है वो आपके मोर सिग्निफिकेंट में आते हैं, और जो चीज़ जिसका आप एक गैस लगाते हो, मतलब जो अगर इससे भी नीचे लग करें हम, स्केल हमें मेज़र तो करवाएगा नहीं, तो हम उसका गैस लगाएंगे तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट में आता है। तो यहाँ पे सारे के सारे फिगर क्या है, मोर सिग्निफिकेंट है। तो अगर इसमें 1 मीटर स्केल से हम मेज़र करें तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। 10 अगर हम मेज़र करें तो 10 में हमारे पास क्या आएगा, अगर आप देखें कि मान लीजिए डेसीमीटर करते हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे तो मतलब 3 सिग्निफिकेंट आ जाएंगे। 1000 अगर 1 मीटर में करें हम तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे मिलीमीटर में। तो मतलब हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक बहुत आराम से मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मीटर मेजर करें तो 1 सिग्निफिकेंट आएगा, डेसीमीटर मेजर करें तो 10 सिग्निफिकेंट आएंगे, सेंटीमीटर करें तो 100 बीच में से उठाएंगे हम, और मिलीमीटर करें तो 1 मीटर के बीच में मिलीमीटर जो है वो 1000 उठाएंगे। तो 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे। इसमें ये रूल मत लगाना कि 1 के बाद 3 जीरो है तो 130 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगी, वो मोर सिग्निफिकेंट है, इसको आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ आपके लिए वैलिड है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो सारी सिग्निफिकेंट होती है, जिसका आप गैस लगाते हो वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। राउंड ऑफ द फॉलोइंग टू द टू सिग्निफिकेंट डिजिट 3472 84.16 2.55 28.5। अब आपने क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए अगर आपने राउंड ऑफ करना है तो मैं इसको कैसे करूँगा, इसको मैं कर सकता हूँ 35। ठीक है जी, 35 मान लिया मैंने। ठीक, तो आपके पास उसके बाद क्योंकि 7 जो है वो हमारे पास था, मैंने उसको राउंड ऑफ करके इंक्रीज कर दिया, तो 3500। अब 3500 जो आएगा, अब इसका जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन आप देखो कि इसे लिखना 3500 ही पड़ेगा, सिर्फ 35 लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आएंगे, अब आप देखो 84.16, तो मैं सिर्फ 84 अगर लिख दूँ तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, क्योंकि 0.16 को मैं छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे 2.6 लिख दूँ मैं, क्योंकि ओड है, पीछे 5 है, तो एक इंक्रीज हो जाएगा। इवन होता तो इंक्रीज ना होता, जैसे ये है, इसमें इंक्रीज नहीं होगा, इसमें सिर्फ 28 ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकाल सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वीडियो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, आपको सारा समझ आ जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम देखिए, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट। क्वेश्चन नंबर 33। The length and the radius of cylinder is measured as, length measure की 4.54, radius measure किया 1.75 respectively, find out the volume। अब वॉल्यूम अगर आप देखो तो पाई आर स्क्वायर एच या फिर पाई आर स्क्वायर एल होती है, तो आप इसे वैल्यूज पुट करते हैं तो आंसर जो है पाई 1.75 का स्क्वायर देन 4.54 साथ में मल्टीप्लाई की, तो ये आंसर जो आएगा राउंड अबाउट 43.6577 सेंटीमीटर क्यूब ऐसे आता है। लेकिन रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जिसके जो क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो सिग्निफिकेंट में, जिसका लीस्ट सिग्निफिकेंट है, आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए। अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो इसमें तो 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपके पास 3 अगर आप करें तो 43.6 आपके पास जो है ये आपके पास आ जाना चाहिए। क्लियर है? तो 43.6 आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 7 का यहाँ पे 6 बना सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे पीछे 5 है तो इवन आपका राउंड ऑफ नहीं होगा, तो 43.6, तो सिर्फ 3 के लिए पूछा है तो 43.6 ही आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 34। The thickness of the glass plate is measured as 2.17, 2.17, 2.18, सारे के सारे mm में। द एवरेज थिकनेस पूछिए। अब एवरेज में मतलब ऐड करना आपने, आप सिर्फ ऐड करें 2.17 प्लस 2.17 प्लस 2.18 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर? तो आपके पास एवरेज करके ये मान लीजिए आपके पास आंसर आता है 2.1733। अब प्लस या माइनस का रूल क्या होता है सिग्निफिकेंट का, प्लस या माइनस का रूल ये होता है कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट लोवेस्ट में है, अब देखो इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसमें भी आपको 2 डिजिट ही चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू 2.17। अगर ये कोई 2 पॉइंट ऐसे होता 18 की जगह ये होता 2.8, तो यहाँ 2 डिजिट होते हैं ना,
तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो आप एक का आंसर तो 2.1 आता है आपका आंसर। क्लियर? तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 पे पहुँचते हैं। वो क्या कहता है? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग of simple pendulum is measured at 90 centimeter. The radius of the bow plus the length of the hook is 2.13. मतलब अगर आपने देखा हो तो ये ऐसा होता है पेंडुलम। तो स्ट्रिंग की जो वैल्यू दे दी है वो 90 दे दी है, और जो ये बोल है और ये जो हुक है इसकी दे दी है 2.13 वैल्यू, दोनों के दोनों सेंटीमीटर में। इफेक्टिव लेंथ निकालो। इफेक्टिव लेंथ मतलब टोटल लेंथ, तो टोटल आ गई 90 प्लस 2.13। अब पॉइंट के बाद देखो, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, मतलब इसके बाद पॉइंट के बाद एक भी डिजिट नहीं है। या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर उसने 90.0 बोला है क्वेश्चन में तो एक डिजिट है 90.0, तो एक डिजिट है अगर, तो आंसर में भी आपके पास, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आनी चाहिए, तो आप इसे प्लस करें। तो प्लस करने के बाद आंसर जो है आप करते हैं तो ये आएगा 92.13, लेकिन आपको आंसर क्या करना है? 92.1 सेंटीमीटर, बिकॉज पॉइंट के बाद एक, ये जीरो एक ही था ना, तो यहाँ पे भी एक आएगा। ये है एडिशन का रूल। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं आता, मेरी पहले वीडियो देखें, उसके बाद ही आप ये कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट। ये हमारा सेकंड चैप्टर का सारा अनसोल्ड क्वेश्चंस SC वर्मा के खत्म हो गए।